Hello everyone, welcome back to the channel. I am Priyanshu Gupta, currently a final year MBA student at Government Institute of Medical Sciences, Greater Noida. In this series of video lectures, we are talking about the community medicine. And just a reminder before starting the video, all these video lecture contents are taken up from the standard textbook of community medicine, the K part. So we are discussing epidemiology of communicable diseases. कम्युनिकेबल डिसीज में भी हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का पार्ट कर रहे हैं. स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स एंड रुबेला हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है. सो लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लुएंजा. यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाली हुई है वायरस की. इसमें मैं दो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको नोटिस करनी है, एक ये और एक ये दो एंटीजन है. ये है हीम एग्लूटिनिन एंटीजन और ये है न्यूरोएमिनिडेज एंटीजन. ठीक है, ये दो एंटीजन है. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्या है. तो मेन पूरा टॉपिक इसी के अराउंड है. ठीक है, this video is going to be a little long, but I promise you that this video contains everything you need to know about the influenza. So please be patient and watch till the end. Talking about the introduction part, influenza is an acute respiratory tract infection caused by influenza virus. 4 टाइप के वायरस होते हैं, A, B, C, D, जिसमें से केवल A और B ही एपिडेमिक कॉज करता है. C और D जो है जनरली एपिडेमिक कॉज नहीं करता है. ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें, ये ट्रूली एक इंटरनेशनल डिसीज़ है, सारी कंट्रीज़ में होता है. ठीक है, इसका बिहेवियर एकदम अनप्रिडिक्टेबल है. हर 10 से 40 साल में इसका पैंडमिक देखने को मिलता है. पैंडमिक के बीच बीच में स्ट्रेन वाइज एपिडेमिक देखने को मिलता है. 2 से 3 साल में इन्फ्लुएंजा ए का एपिडेमिक देखने को मिलता है और 3 से 6 साल के बीच में इन्फ्लुएंजा बी का तुम्हें एपिडेमिक देखने को मिलेगा. बट इनकी भी पीरियोडिसिटी रेगुलर नहीं है. जैसे कि मैंने पहली लाइन में बोला था, बिहेवियर इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. देखिए, एट प्रेजेंट जो है 3 टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वायरसेस जो है सर्कुलेट कर रहे हैं वर्ल्ड में. कौन कौन से? इन्फ्लुएंजा ए H1N1, इन्फ्लुएंजा ए H3N2, इन्फ्लुएंजा बी वायरस. टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगेन, ये कुछ टाइम है जहाँ पे कब इन्फ्लुएंजा की पैंडमिक आई थी. 1918 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, एशियन इन्फ्लुएंजा हांगकॉन्ग और 2009 रिसेंट में H1N1 इन्फ्लुएंजा ए पैंडमिक आई थी. सो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं सीजनल इन्फ्लुएंजा का. सीजनल इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू, जो हमें हर साल होती है, हर समय होती है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है. अगर मैं आपसे पूछूं कि जनरली विंटर में सबको ही फ्लू क्यों होता है, एवरीवन गेट्स फ्लू अराउंड यू. अगर आपको हुआ तो आपके दोस्त को भी होता है, सबको होता है. क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ यूनिक फीचर्स हैं इन्फ्लुएंजा के, जिसकी वजह से स्प्रेड बहुत तेज़ी करता है और सबको ही, ऑलमोस्ट सबको फ्लू होता है. ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट बताने. शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है, लार्ज नंबर ऑफ सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, ससेप्टेबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्रॉस इम्यूनिटी नहीं होती है बिटवीन द स्ट्रेन्स एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी देखने को मिलती है. ये 5 पॉइंट आपको बताना है वाइवा में या फिर जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए. टॉकिंग अबाउट द एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स, एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट. एजेंट की बात करते हैं. अगर एजेंट की बात करेंगे तो आरएनए वायरस होता है, ऑर्थोमिक्सो वायरस फैमिली का होता है. ठीक है, रिजर्वायर इसके एनिमल और बर्ड होते हैं, मैन रिजर्वायर नहीं होता है, मैन में डिसीज होती है. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल केसेस बोथ. इन्फेक्टिविटी सिम्टम्स आने से एक दो दिन पहले और 1-2 दिन बाद. 4 वायरसेस आर एंटीजेनिक डिस्टेंट. A, B, C, D चारों के चारों एंटीजेनिक डिफरेंट है, एंटीजेनिकली डिफरेंट है. ठीक है, क्रॉस इम्यूनिटी नहीं है किसी में भी. इन्फ्लुएंजा ए हैज़ 2 डिस्टिंक्ट सरफेस एंटीजन. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले स्लाइड में आपको एक इमेज दिखाई थी, उसके ऊपर मैंने 2 एंटीजन दिखाए थे, हीम एग्लूटिनिन और न्यूरोएमिनिडेज. तो उसके बेसिस पे भी सब टाइप्स होते हैं. ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा ए है उसके एंटीजन के बेसिस पे भी सब टाइप्स होते हैं. अब हीम एग्लूटिनिन जो है वो 1, 2 और 3 टाइप का होता है और न्यूरोएमिनिडेज एंटीजन होता है वो 2 टाइप्स का होता है. तो इसके बेसिस पे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा ए H1N1, H1N2, H2N1, मल्टीपल ऐसे कॉम्बिनेशन जो बनेंगे, ये सारे के सारे सब टाइप्स होते हैं वायरसेस के. ठीक है, आगे डिस्कशन बात करते हैं एजेंट्स की. द H एंटीजन इनिशिएट द इन्फेक्शन. क्या, जब भी कोई ये सेल है और ये वायरस है. ठीक है, H एंटीजन जो है, ये H एंटीजन जो वायरस पे होता है वो इनिशिएट करता है इन्फेक्शन को, वो हेल्प करता है वायरस को सेल के अंदर जाने में. ठीक है, अटैचमेंट ऑफ द वायरस में हेल्प करता है टू ससेप्टेबल सेल. वहीं N एंटीजन की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिलीज ऑफ द वायरस फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल. मतलब घुसने के लिए तुम्हें H एंटीजन चाहिए होता है और अंदर रेप्लिकेशन करने के बाद जब मल्टीपल डॉटर वायरसेस हो जाते हैं उनको बाहर निकलने के लिए N चाहिए होता है, N एंटीजन. तो ये दोनों के दोनों एंटीजन इंपॉर्टेंट थे, हीम एग्लूटिनिन और न्यूरोएमिनिडेज. हीम एग्लूटिनिन आपको ससेप्टेबल सेल या फिर नॉर्मल सेल में वायरस को जोड़ने के लिए चाहिए होता है, और अगर ससेप्टेबल सेल जो सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो गया, वायरस उसके अंदर डॉटर वायरसेस बन चुके हैं, रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, अब वायरस को बाहर निकलना है तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, न्यूरोएमिनिडेज, एन एंटीजन चाहिए होता है. ठीक है,
द इन्फ्लुएंजा ए वायरस इज यूनिक अमंग वायरसेस बिकॉज फ्रिक्वेंटली सब्जेक्ट टू एंटीजन वेरिएशंस। इसमें इन्फ्लुएंजा में अगर मैं एक टॉपिक बोलूँ जिससे शॉर्ट नोट आ सकता है वो यही है, एंटीजेनिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं इन्फ्लुएंजा में। एंटीजेनिक वेरिएशन सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें भी इन्फ्लुएंजा ए में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट एंड एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। एंटीजेनिक शिफ्ट एंड एंटीजेनिक ड्रिफ्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है वीडियो में, अगर आप ऊपर देख सकते हो वीडियो में जाके, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंजा सी। इन्फ्लुएंजा सी जो है एंटीजेनिकली स्टेबल होता है। इन्फ्लुएंजा सी में कोई भी वेरिएशन देखने को, एंटीजेनिक शिफ्ट एंटीजेनिक ड्रिफ्ट देखने को नहीं मिलता है हमें। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अगर हम होस्ट की बात करें, किसी भी एज ग्रुप को और किसी भी सेक्स को ये इन्फेक्ट कर सकता है। इम्यूनिटी सबटाइप स्पेसिफिक होती है। अगर किसी के अंदर एंटीबॉडी अगेंस्ट एन एंटीजन है, ठीक है, एंटीबॉडी अगेंस्ट एन एंटीजन है, तो वो सीवियरिटी ऑफ डिसीज और ट्रांसमिशन को कम करता है, मतलब बढ़ाता है। सीवियरिटी नहीं बढ़ने देगा, ट्रांसमिशन को कम करेगा। और किसी के बॉडी में एंटीबॉडी अगेंस्ट एच एंटीजन है तो वो रेजिस्टेंट टू इनिशिएशन ऑफ द डिसीज, मतलब वो डिसीज को स्टार्ट नहीं होने देगा, क्योंकि वो वायरस को सेल के अंदर घुसने ही नहीं देगा। तो ये दोनों एंटीबॉडीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट की बात करें तो सीजन रेस्पिरेटरी विंटर में होगा, और ओवर क्राउडिंग और लो पुअर सैनिटेशन, ये सारे सारे कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हैं इन्वायरमेंट में। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन में। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं, P2P ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फैलेगा। इंक्यूबेशन पीरियड, शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 1 to 3 days। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, इसमें पैथोजेनेसिस बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। वायरस जब एंटर करता है किसी भी सेल के लेयर में, सुपरफिशियल एपिथेलियम में, तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन के बाद वहाँ पर सेल डेड होती है, डेब्रिस बनता है, उसके ऊपर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसलिए हमें कभी भी वायरीमिया देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ब्लड में वायरस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सुपरफिशियल एपिथेलियम में ही है, जिसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। यूजुअली फीवर होता है जो कि 1 से 3 दिन का होता है, और मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन इज निमोनिया। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अगर होता है तो किसी को निमोनिया होता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। लैब डायग्नोसिस में सेम ELISA RT-PCR। प्रिवेंशन में वही सारी की सारी सेम चीज़, पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स, फेस मास्क, हैंड वॉशिंग, आइसोलेशन, वैक्सीनेशन, एंटीवायरल, कीमोप्रोफाइलैक्सिस, ये सारी की सारी चीज़ें। अबाउट द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, तो 3 टेक्नोलॉजी है वैक्सीन बनाने की, टेक्नोलॉजी है तीनों के तीनों। या तो एग बेस्ड वैक्सीनेशन फॉर्मेशन कर लो, या तो सेल कल्चर्ड बना लो, या तो रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लो। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑलवेज द बेस्ट फॉर्म, ठीक है। सेल कल्चर्ड थोड़ी महंगी होती है, इसलिए हम नहीं बनाते हैं, और एग बेस्ड हम जनरली यूज़ करते हैं नॉर्मली फॉर्मेशन के लिए। अब बनाया क्या हमने ये बनाया इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। अब हम इसके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। टॉकिंग अबाउट इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ठीक है। ये मेरे नोट्स थे तो मैंने डायरेक्टली नोट्स की इमेज ही डाल दी है। इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात करता है, ठीक है। ये 1940 से अवेलेबल है, बहुत पुरानी है। इसको ट्राईवेलेंट और क्वाड्रीवेलेंट दोनों फॉर्म में दिया जाता है। ट्राईवेलेंट मोस्ट कॉमन होता है, क्योंकि क्वाड्रीवेलेंट एक समय के लिए आया था 2013 से 2014 में, जब इन्फ्लुएंजा का एक बार पैंडेमिक आया था, उसके लिए हमने एक और स्ट्रेन ऐड किया था। जनरली जो ट्राईवेलेंट स्ट्रेन होता है इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का, उसमें हम क्या क्या लेते हैं, टाइप A H1N1, टाइप A H3N1 और टाइप B। ये अगर आपको याद हो तो यही 3 करंट फॉर्म है जो वर्ल्ड में अभी मोस्ट पॉपुलर प्रोमिनेंट हैं। तो यही 3 फॉर्म्स होते हैं इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, ट्राईवेलेंट इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में, ठीक है। पीडियाट्रिक डोज की अगर हम बात करें तो लेस देन 3 ईयर्स को 0.25 ml और मोर देन 3 ईयर्स को 0.50 ml। अभी हम केवल इनएक्टिवेटेड की बात करें, लाइव एटेन्यूएटेड की बात हम अभी करेंगे, ठीक है। इनएक्टिवेट की बात करें अगर हम, तो IM दे सकते हैं, आईडी इंट्राडर्मल दे सकते हैं। 60% इफेक्टिव होता है, और वैक्सीन 14 दिन लगाने के 14 दिन बाद इफेक्टिव होता है। मतलब आज आपने किसी को वैक्सीन लगाई तो कल उसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, उसको इम्यूनिटी 14 दिन बाद मिलेगी, ठीक है। और कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस कोल्ड चेन मेंटेन रखनी होती है, फ्रीज़ नहीं करना होता है, इसको फ्रीज़ नहीं करना होता है, ठीक है। अब एज के हिसाब से डोजेज अलग अलग होती हैं। अगर कोई 6 मंथ्स का बच्चा है और 8 साल के बीच में है तो उसको हम 2 डोज देंगे 4 वीक्स अपार्ट, ठीक है। और अगर 9 साल से बड़ा है तो 1 डोज से काम चल जाएगा। और अगर 65 ईयर्स से ज़्यादा है, मतलब ओल्ड एज है, तो उसमें इम्यूनिटी थोड़ी वीक होगी, तो हमें ज़्यादा सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि उसका इम्यून उसको वैक्सीन को अडेप्ट कर पाए। इसलिए हम हाई डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते हैं, ठीक है। हाई डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में क्या चीज़ होती है, बस एक चीज़ होती है, इसमें जो H एंटीजन होता है वो 4 टाइम्स ज़्यादा होता है नॉर्मल वैक्सीन से। तो ये इंपॉर्टेंट, अगर आपने वायु में बता दिया तो बहुत ज़्यादा हाई फाई हो जाएगा, ठीक है। ये बुक में ही दिया हुआ है।
तो हाई डोज इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते हैं किसमें, मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज में। इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, 4 टाइम्स एच एंटीजन जो होता है वो 4 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कॉज करेगा बॉडी में फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा दे सकते हो एडजुवेंट इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो ये 2 फॉर्म्स हैं जो बुड्ढों में देते हैं मोर देन 65 ईयर एजेस में इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के फॉर्म में। अब हम बात करते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन अभी रिसेंटली आई थी। कब आई थी? 2003 में आई थी। ये कोल्ड अडेप्टेड है, मतलब कोल्ड काफ़ी टॉलरेट कर सकती है, कोल्ड में ज़्यादा रखने से ख़राब नहीं होगी। मतलब अब 2 to 8 डिग्री सेल्सियस जैसे हमें इनएक्टिवेटेड को रखना पड़ता था, तो ये कोल्ड अडेप्ट कर लेगी अच्छे से। और ये चिकन एम्ब्रियो या फिर एग से बना होता है, मैंने बताया था ना, एग से एग बेस्ड होता है ये सब। डू नॉट कंटेन थायोमर्सोल, थायोमर्सोल नहीं होता है, और एनी अदर प्रिजर्वेटिव, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। अब ये इसको मैं मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये थायोमर्सोल, ठीक है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, थायोमर्सोल भी नहीं होता है। चिल्ड्रन जो है वैक्सीन को शेड करते हैं नेजोफेरेंजियल सिक्रेशन में फॉर अप टू 3 वीक्स। अब ये अच्छी चीज़ क्यों है? फॉर एग्जांपल किसी चिल्ड्रन को हमने वैक्सीनेशन लगाई, लाइव वैक्सीनेशन लगाई, अब कोई भी चिल्ड्रन है वो स्कूल जा रहा है, अब उसके नेजोफेरेंजियल सिक्रेशंस में जो है जो वायरस है, वैक्सीन का वायरस है, वो सिक्रेट हो रहा है। अब वैक्सीन का वायरस क्या होता है? एटीन्यूएटेड होता है, मतलब वो डिसीज़ कॉज नहीं कर सकता, बट वो एंटीजेनिकली तो एक पार्टिकल है ना जो कि स्प्रेड होगा। अब ये स्प्रेड होके क्या होगा, जो इम्यूनाइज बच्चे नहीं हैं उनको भी वो इन्फेक्शन, वो वायरस जाएगा। अब वो वायरस उनकी बॉडी में जाएगा, वो एज अ एंटीजन काम करेगा, बट उसमें डिसीज़ कॉज नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे काइंड ऑफ एक हर्ड इम्यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो इससे कवरेज मिलता है। हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हर्ड इम्यूनिटी बनती है इससे, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इससे हमें क्या मिलता है कि चिल्ड्रन जो है शेड करते हैं इन्फेक्शन वायरस को अपने नेजोफेरेंजियल सिक्रेशन फॉर अप टू 3 वीक्स। 87% इफेक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो कि केवल 60% इफेक्टिव था, ठीक है। सिंगल डोज स्प्रेयर यूनिट होती है, इस सिंगल डोज होता है, स्प्रे कर सकते हो आप इसको। हाई डोज स्प्रे, ठीक है, और हाफ डोज दोनों नॉस्ट्रल में आपको स्प्रे करना होता है। ये किसके लिए होता है? 2 ईयर्स टू 49 ईयर्स ऑफ एज, मतलब आप लेस देन 2 ईयर्स नहीं दे सकते और मोर देन 50 ईयर्स नहीं दे सकते, ठीक है। और हेल्दी और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में देना होता है ये। अगर हम बात करते हैं साइड इफेक्ट की, तो कॉमन साइड इफेक्ट जो होते हैं वो है इसमें इनएक्टिवेटेड में। और लाइव में क्या है कि अगर हम नेजल स्प्रे से दे रहे हैं तो हमें रनी नोज देखने को मिल सकता है, कंजेशन और कफ देखने को हल्का सा मिल सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर हम दोनों बात करें तो लाइव की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? मैंने बताया था, एज लेस देन 2, मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कोमॉर्बिड कंडीशन, क्रोनिक डिसीज, ये सारी की सारी लाइव वैक्सीनेशन की जो नॉर्मल कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है वो सारी की सारी। इसमें क्या है? एग एलर्जी, हिस्ट्री ऑफ एनाफिलेक्टिक, हिस्ट्री ऑफ रिएक्शन टू इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, चिल्ड्रंस लेस देन 6 मंथ्स, और इलनेस, फीवर, कोई भी इलनेस जो फीवर से एसोसिएटेड हो, हु डेवलप्ड गुलेन-बारी सिंड्रोम, ये सारे के सारे इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। इम्यूनिटी 6 से 12 महीने की होती है, फिर से आपको दोबारा वैक्सीनेशन करना पड़ता है क्योंकि क्या स्ट्रेन बार बार जेनेटिकली चेंज करता रहता है अपने आप को, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वैक्सीनेशन, अगर कभी एपिडेमिक पैंडेमिक हुई, कभी भी एपिडेमिक हुई, तो WHO बोलता है कि आपको एक ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर में लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो सबसे पहले आप किसको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे? सबसे पहले कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना होता है। अगर हेल्थ केयर सिस्टम के लोग, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, अगर इनको इन्फेक्शन हो गया सबसे पहले किसी भी डिसीज़ का, तो पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है पिरामिड में? सेफ्टी के पर्पज से सबसे पहले वैक्सीनेशन किसको मिलनी चाहिए? हेल्थ केयर वर्कर्स को। तो सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को, उसके बाद किसको मिलेगी? प्रेग्नेंट वुमेन्स को, उसके बाद किसको मिलेगी? मोर देन 6 मंथ्स विद क्रॉनिक मेंटल रिटार्डेशन। ये एक पूरा का पूरा वो है लाइन वाइज चार्ट, मतलब टेबल है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, बुक में एज इट इज़ दी हुई है। तो हेल्थ केयर वर्कर, प्रेग्नेंट वुमेन मोर देन 6 ईयर विद क्रॉनिक मेंटल रिटार्डेशन, हेल्दी यंग एडल्ट्स, फिर हेल्दी यंग चिल्ड्रन, फिर हेल्दी एडल्ट्स ऑफ 49 to 55 ईयर्स ऑफ एज, एंड हेल्दी एडल्ट्स ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज। तो याद रखना कि 65 ईयर्स ऑफ एज वालों को सबसे लास्ट में वैक्सीनेशन होगी और हेल्थ केयर वालों को सबसे पहले होगी, ये इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जब भी आप कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का वैक्सीनेशन कर रहे हो तो मिनिमम 7 दिन का डिफरेंस होना चाहिए उनके बीच में, ठीक है। 7 दिन का गैप होना ही होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की हो गई, अब बात करते हैं कीमोप्रोफिलैक्सिस या फिर कीमोथेरेपी की, एंटीवायरल थेरेपी की बात करते हैं। अब 2 ड्रग हम यूज़ करते हैं, M2 इनिबिटर और न्यूरोएमिनेडेज इनिबिटर, ठीक है। M2 इनिबिटर क्या होता है? रिमेंटिडिन, जो कि क्या करता है? वायरल रेप्लिकेशन और रिलीज को प्रिवेंट करता है। वहीं बात करें न्यूरोएमिनेडेज इनिबिटर की, जो कि होता है ज़ेनामेविर और ओसेल्टामेविर, ये प्रिवेंट करता है न्यू वायरस
रिलीज ऑफ न्यू वायरसेस। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा ए का इन्फेक्शन है और इन्फ्लुएंजा बी का इन्फेक्शन है। ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को डिसीज़ हो गई तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर कांटेक्ट है या फिर डिसीज़ नहीं हुई तो उसको क्या करेंगे, प्रोफाइलैक्सिस देंगे। तो एक इंपॉर्टेंट ड्रग है ज़ेनेमावीर। ठीक है, ज़ेनेमावीर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो हम देते हैं, चाहे प्रोफाइलैक्सिस हो चाहे ट्रीटमेंट हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें याद रखनी है। बाकी अगर हम डोज की बात करें तो जो ज़ेनेमावीर होता है ये केवल और केवल अकेला ऐसा होता है जो कि स्प्रे के फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, नेज़ल स्प्रे होता है, मैंने बताया था ईच नोज में देना होता है हाफ डोज 5 मिलीग्राम टोटल 2 टाइम्स अ डे, और 10 मिलीग्राम पर डे का डोज होता है इसका। ठीक है, और सल्टामावीर का क्या होता है 70 मिलीग्राम, ये टैबलेट के फॉर्म में होता है। अगर प्रोफाइलैक्सिस दे रहे हो तो पर डे 1 टैबलेट, अगर ट्रीटमेंट दे रहे हो किसी को तो 2 टाइम्स अ डे। ठीक है, फॉर 5 डेज। ये तुम्हारा डोज है ओसेल्टामावीर और ज़ेनामावीर का। तो अभी तक हमने सीजनल इन्फ्लुएंजा की बात करी, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एक और शॉर्ट टॉपिक एवियन इन्फ्लुएंजा की, जिसको हम बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। ये जो है ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं करता है, लार्ज मेजॉरिटी जो है इसकी जो है एनिमल्स में होती है। इसको H5N1 बोलते हैं। मैंने ह्यूमंस में केवल H के 3 वेरिएंट डिस्कस किए थे, H1, H2 और H3। ये H5 है, तो ये याद रखना। पैंडेमिक पोटेंशियल होता है इसका, कभी भी एंटीजेनिक शिफ्टिंग या फिर एंटीजेनिक म्यूटेशन होके ये ह्यूमंस को भी इन्वॉल्व कर सकता है, ह्यूमंस को भी डिसीज कॉज कर सकता है। तो पैंडेमिक पोटेंशियल बुक में लिखा हुआ है कि H5N1 हैज़ अ पैंडेमिक पोटेंशियल, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है। H5N1 ट्रांसमिशन की बात करें अगर हम, तो ह्यूमन इन्फेक्टेड बाय विद एवियन वायरस, जो जिनको ऑलरेडी ऐसे ह्यूमन जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है वही ट्रांसमिशन करेंगे। इनक्यूबेशन 2 to 5 डेज, और RT-PCR करके हमें डायग्नोसिस मिल सकती है। सेम ड्रग चलती है ओसेल्टामावीर और ज़ेनामावीर। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, जो कि H1N1 था 2009 में जो आया था। ठीक है, पैंडेमिक 11 जून ऑफ 2009 WHO डिक्लेयर्ड पैंडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा विच वॉज स्वाइन फ्लू ड्यू टू H1N1। पैथोजेनेसिटी इसकी नॉर्मल इन्फ्लुएंजा से 2 चीज़ों में डिफर करती है। क्या कि पहली बात तो ये वाइडर एज रेंज को इन्फेक्ट करता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता था। नॉर्मल इन्फ्लुएंजा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है, बट ये पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा H1N1 जो था स्वाइन फ्लू, ये लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को इफेक्ट करता है। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को इफेक्ट करता था, इसलिए ज़्यादा न्यूमोनिया होता था और ज़्यादा डेथ होती थी। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 डेज तक होता था। RT-PCR से इसकी डायग्नोसिस की जाती थी और एंटीवायरल थेरेपी चलती थी। एंटीवायरल थेरेपी में जो H1N1 था 2009 में, वो ज़्यादा ससेप्टेबल था किसके, न्यूरोएमिनिडेज इनिबिटर के, एंड वॉज रेजिस्टेंट टू M2 इनिबिटर। तो M2 इनिबिटर देने का उस समय कोई मतलब नहीं था। तो कौन सी ड्रग चल रही थी, न्यूरोएमिनिडेज इनिबिटर। क्या क्या थी, ज़ेनामावीर और ओसेल्टामावीर। ज़ेनामावीर और ओसेल्टामावीर, जैसे कि मैंने बताया था, न्यूरोएमिनिडेज इनिबिटर्स। ओके, सो एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में इतना ही जानना है कि पैंडेमिक पोटेंशियल किसका होता है, H5N1 का। और पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा के बारे में 2009 में हुआ था, 11 जून 2009। स्वाइन फ्लू बोलते हैं, H1N1 है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है केवल कि उस समय M2 इनिबिटर से ये रेजिस्टेंट था, केवल और केवल सेंसिटिव था किससे, न्यूरोएमिनिडेज इनिबिटर से, इसलिए हमने ज़ेनामावीर और ओसेल्टामावीर उस समय चलाई थी। सो इट वॉज अ बिग टॉपिक, बट इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा थी नहीं, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें, एंटीजेनिक शिफ्ट एंड एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, जिसको मैंने दूसरे वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट था आपका ट्रीटमेंट प्लान में डोजेस और ओसेल्टामावीर, ज़ेनामावीर मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है और मोस्ट इफेक्टिव होती है। तो ज़ेनामावीर ओरल फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में होती है, तो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है, ईजी टू यूज़ है। प्लस जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वैक्सीन बनाते कैसे हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होते हैं जिसमें हम वैक्सीन बनाते हैं। प्लस हमने 2 डिफरेंट वैक्सीन का डिफरेंस देखा था, इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन, जिसमें हमने इफेक्टिविटी की बात की थी, एज रेंज की बात की थी और सारी चीज़ों की बात की थी। प्लस इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्या कि ऑर्डर ऑफ वैक्सीनेशन, अगर हम पैंडेमिक होता है तो ऑर्डर ऑफ वैक्सीनेशन क्या होगा हमारा। प्लस एक स्लाइड हमने एवियन फ्लू के बारे में डिस्कस किया, एक स्लाइड हमने स्वाइन फ्लू के बारे में डिस्कस किया। So everything is included and everything is covered in this video. Thank you for watching and I hope you are liking this video. So please do share and please comment your reviews, anything positive or negative. In this next video we will going to discuss diphtheria and keep studying. Good night.